सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं रूप सिंह चंदेल जी द्वारा रचित कहानी उनकी वापसी। बस स्टॉप से उनकी ससुराल 7 मील दूर थी। जाने का कोई साधन नहीं था पैदल के अतिरिक्त। रास्ता ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा और कहीं कहीं बेहद धूल भरा। मई की दोपहर और आकाश से टपकते अंगारे, चारों ओर दूर दूर तक फैले ठूंठियाई खेतों में चेहरे को झुलसा देने वाली गर्म हवा बौखलाई सी दौड़ रही थी। सिर को तौलिए से बांधकर मैं एक योद्धा की भांति भुलभुलाई धूप और तपती ऊंची नीची धरती को नापता हुआ तेजी से कदम घसीटने का प्रयत्न कर रहा था। लू से बचने के लिए पैंट की जेब में प्याज की 2 गांठें पत्नी ने ठूंस दी थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर में बैग से थर्मस निकालकर कुछ घूंट पानी हलक के नीचे उतारता जा रहा था। रास्ता एक गांव के बीच में से होकर निकलता था। निपट तपती दोपहरी में वह गांव चौपालों में दुबका पड़ा था। मन चाह रहा था कि मैं भी किसी चौपाल में दोपहर गुजार दूं। इजाजत चाहने पर शायद कोई मना भी नहीं करता, लेकिन शर्ट की जेब में पड़ा उनका पत्र इस बात की अनुमति नहीं दे रहा था। 2 वर्षों बाद मिला था। लिखा था, पत्र पाते ही चले आओ, मैं घोर संकट में हूँ। और मैं रात की गाड़ी पकड़कर चल पड़ा था। रात भर ट्रेन में नींद ना आ पाई थी। सोचता रहा था उनके बारे में। वे मेरी सगी बहन न थी, पड़ोस में रहती थी, अपने ताया के साथ। सीधी सादी, कम बोलने वाली, प्रति क्षण काम में लगी रहने वाली। फिर भी ताई ताया की नज़रें उनके प्रति कभी सीधी नहीं रहती थी। सप्ताह में कम से कम एक बार उनकी ताई कोई ना कोई बहाना निकाल कर उन्हें जब तक पीट ना लेती उन्हें चैन ना मिलता। वे दोपहर में कभी कभी अपनी ताई ताया से छिपकर खेलने मेरे घर आ जाती। हम दोनों तब तक खेलते रहते जब तक उनकी ताई की कर्कश आवाज़ हमारे कानों से न टकराती। प्रकाशो, कहाँ मर गई करमजली? उनकी ताई चीखती तो वह सहम कर मेरी माँ से चिपट जाती। माँ उन्हें बहुत चाहती थी। उनके सिर पर हाथ फेरती हुई कहती, चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी ताई को कह देती हूँ कि तू अनु के साथ खेल रही है। वे तब भी सहमी ही रहती, क्योंकि वे जानती थीं कि माँ के कहने से उस समय तो ताई कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन बाद में उन्हें मारेंगी जरूर। यही नहीं, 3-4 दिन तक वे खेलने के लिए घर से निकल भी नहीं पाएंगी। और वही होता। ताई उन्हें किसी न किसी ऐसे काम में लगा देती कि न वह काम खत्म कर पाती न निकल ही पाती। लेकिन जब भी मौका पाती सीधे मेरे घर आ पहुँचती। पड़ोस में एकमात्र मेरा घर ही था जहाँ वे खेलने जाती थी। वे बोलती कम जरूर थी, लेकिन हर क्षण मुस्कुराती रहती थी। उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ी थी, इसलिए मैं उन्हें पहले प्रकाशो दीदी और कुछ दिनों बाद केवल दीदी कहने लगा था। मेरे कोई बहन नहीं थी, इसलिए उम्र के बढ़ने के साथ हमारा यह रिश्ता काफ़ी प्रगाढ़ होता चला गया। आज वे किस संकट में पड़ गई हैं समझ नहीं पा रहा था। वैसे संकट उनके साथ बचपन से ही लगे रहे हैं। जब वे बहुत छोटी थीं, दूध पीती बच्ची, तब उनके पिता चल बसे थे। माँ ताई ताया की प्रताड़ना सहकर भी उनके साथ रहने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उनके मायके में कोई भी नहीं था। दुधमुही दीदी को छाती से चिपकाए उनकी माँ खेतों में काम करने जाती। उन्हें किसी झाड़ी की छाया में लिटाकर वह दिन भर काम करती रहती। माँ ने मुझसे बताया था कि नन्ही दीदी पैर चला चला कर खेला करती थी। झाड़ी पर आ बैठी चिड़ियों से गूंगा बतियाया करती थी, और जब भूख लगती चीख चीख कर माँ को बुला लेती थी। दीदी मुश्किल से 5-6 साल की हुई थी कि एक दिन माँ भी उन्हें ताई ताया को सौंप कर पति के पास चली गई। माँ की आंखें बंद करने के तुरंत बाद ही ताई ने उनके नन्हे कोमल हाथों को लगा दिया था बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने में। अपनी ताकत भर दीदी बर्तन ठीक से ही मांजती, लेकिन ताई को उनकी सफाई पसंद न आती और दीदी पर 2-4 हाथ पड़ ही जाते। हर दिन 2-4 हाथ खाती हुई ही वे इतनी बड़ी हुई, इतनी बड़ी कि मेरे घर खेलने आना भी बंद कर दिया गया। मैं भी 8वीं पास कर हाई स्कूल में पहुंच गया और साइकिल से 5 मील दूर के इंटर कॉलेज में जाने लगा। दीदी ने खेलने आना तो बंद कर दिया था, लेकिन माँ से मिलने वे प्रायः आ जाया करती थी। कुछ देर बैठती और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ लेती। उनकी खुद भी पढ़ने की इच्छा रही थी। एक आध बार घर में कहने पर ताया चीख कर बोले थे, लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज हमारे वंश में कभी नहीं रहा, तू पढ़कर क्या मुंशीगिरी करेगी? दीदी मन मारकर रह गई थी। पढ़ाई की बात चलने पर रुआंसे स्वर में वे कहती, 4 अक्षर पढ़ लेती तो चिट्ठी तो लिख सकती थी। लेकिन वे बेहद उदास हो जाती।
एक दिन माँ ने बताया दीदी की शादी की बात चल रही है, शायद जल्दी ही तय हो जाएगी। मैं उस दिन सोचता रहा, दीदी अब चली जाएंगी, एकमात्र दीदी, सगी से भी अधिक। मैं किससे बातें किया करूँगा, किसे दीदी कहा करूँगा। हमारे यहाँ आज भी लड़कियों, विशेषकर गांव की लड़कियों की नियति शादी ही है। वह कभी ना कभी होनी ही थी और उन्हें जाना ही था। दीदी का मेरे घर आना लगभग बंद हो गया था। कभी कभार ही उनके दर्शन हो जाया करते थे। कुछ दिन बाद वे भी बंद हो गए। वे पूरी तरह चार दीवारी के अंदर रहने लगी। कहीं ना आने जाने का उनके ताया का सख्त आदेश था। वे उनकी शादी दूर के गांव में तय कराए थे। एक किसान परिवार में लड़का दो जहा था, दीदी से 15 साल बड़ा। इधर उधर दूसरों से सुनी बातों के आधार पर माँ ने बताया था कि पहली पत्नी से शायद उसे एक 5 साल का लड़का भी है। माँ दीदी के ताया को हल्की सी गाली देती हुई भर्राए गले से बोली थी, करम फूट गए उस बे माँ बाप की बच्ची के। बूढ़ा खूसेट बच्ची की जायदाद समेटने के लिए उसे दूर दराज एक दो जहे के गले मढ़ने जा रहा है। लेकिन माँ के या किसी और के सोचने से दीदी की शादी टलनी नहीं थी। महीना, तारीख, दिन सब पहले ही निश्चित कराए थे उनके ताया। और एक दिन आतिशबाजी और बैंडबाजों की आवाज़ गांव में गूंज उठी थी, जिसने दीदी की सिसकियों को बेरहमी से दबा दिया था। एक काले बदसूरत से आदमी के साथ गुलाब से सुंदर दीदी एक एक कर अग्नि के फेरे लेने लगी थी, आजीवन एक सूत्र में बंध जाने के लिए। दीदी की शादी करके उनसे पूरी तरह से छुट्टी पाली थी उनके ताया ने। एक प्रकार से भुला ही दिया था उन्हें। उनकी शादी के कुछ दिन बाद ही मैं भी पढ़ने के लिए शहर चला गया था। 2 साल तक उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वे कैसी हैं, सुख में हैं या दुख में हैं। 2 साल बाद एक दिन माँ को किसी से पता चला कि वे बहुत कष्ट में हैं। पति उन्हें मारता पीटता और घर से लेकर खेतों तक का काम करवाता है। माँ ने उनकी खबर लेने के लिए किसी तरह उनके ताया से पता लेकर उन्हें 3 पत्र लिखवाए, लेकिन उत्तर नहीं आया। आता भी कैसे? दीदी पढ़ी लिखी होती तो अवश्य अपने बारे में 2 शब्द लिख भेजती, लेकिन माँ कहती और आंखें गीली कर लेती। गर्मी की छुट्टियों में माँ ने जिद की उन्हें देख आने की। मुझे जाना पड़ा। भटकता पूछता किसी प्रकार रेलवे स्टेशन से 7 मील की पैदल यात्रा करके पहुंच गया था उनकी ससुराल रहमतपुरा। उस दिन भी निपट दोपहर थी। घर के सारे लोग इधर उधर जमीन पर ढेर थे, लेकिन दीदी बेझर कूटकर साफ करने में व्यस्त थी, पसीने से तरबतर। पति से दीदी ने मेरा परिचय दूर के रिश्ते के भाई के रूप में करवाया था। मैं 2 दिन रहा था तब। उन 2 दिनों में ही बहुत कुछ समझने को मिला था। दीदी ने दुखी स्वर में कहा था, ताया ने पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है मुझे यहाँ ब्याह कर। ये सब कसाई हैं, निरे कसाई। जरा जरा सी बात में रुई की तरह धुनने लगते हैं। लड़के को सिर चढ़ा रखा है, वह और मेरे खिलाफ उनके कान भरता रहता है। कई बार तो मन करता है कि किसी कुएं तालाब में कूद जाऊं। वे और अधिक दुखी हो उठी थी। उसके बाद एक एक कर 12 वर्ष बीत गए। पढ़ाई समाप्त कर मैं नौकरी में आ गया और दिल्ली में पोस्ट हुआ। अपनी शादी में दीदी को लेने गया था। बहुत मिन्नतें करने के बाद उनके पति इस शर्त पर उन्हें भेजने को राजी हुए थे कि मैं शादी के तुरंत बाद उन्हें वापस पहुंचा जाऊंगा। दीदी गांव में सबसे मिली, बहुतों के घर भी गई, लेकिन अपने ताया के घर झांकने भी नहीं गई। दीदी के प्रति माँ का लगाव पहले की अपेक्षा कुछ अधिक ही बढ़ गया था। उनके जाने के बाद माँ कई दिनों तक उदास रही थी। यह कहते हुए फिर पहुंच गई बेचारी कसाईयों के घर। कितना दुष्ट है उसका पति। कहता है बच्चे पैदा करने के लिए तेरे साथ शादी नहीं की है अपने सुख और बेटे की देखभाल के लिए। भाग फूट गए बच्ची के। मेरे दिल्ली वापस लौटते समय माँ ने कहा था, कभी कभी प्रकाशों के पति को खत लिख दिया कर, आदरपूर्वक, जिससे उसे यह ना लगे कि प्रकाशों को पूछने वाला कोई है ही नहीं। जालिम मूड है उसका पति। बेटा जरा सोच समझ कर खत लिखा करना। और मैं साल में कम से कम 2 पत्र अवश्य लिख देता था, कभी दीदी के नाम तो कभी उनके पति के नाम। कभी कभी उनके उत्तर भी आ जाते थे। प्रायः दीदी ही उत्तर लिखवा कर भेजती थी। सर्वश्री सर्वोपमा जोग लिखी, यहाँ सब राजी खुशी हैं, तुम्हारी राजी खुशी सदा भगवान से नेक मनाया करती हूँ से शुरू होकर पत्र में खेत खलिहान बाग आदि के सब समाचार होते और अंत में उर्मिला के लिए ढेर सारा प्यार और आशीष होता। लेकिन उनका यह पत्र संक्षिप्त और पहले के पत्रों से भिन्न था, और यह मेरे किसी पत्र के उत्तर में नहीं था। वे अवश्य किसी कठिनाई में हैं। मेरे कदम कुछ और तेज हो गए। जूतों के अंदर तलवे जलने लगे थे और शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था।
दीदी के सिर और हाथ में पट्टियां बंधी थीं। स्पष्ट था उनके साथ पशुवत व्यवहार किया गया था। उन्हें देख क्षणांश के लिए मन उत्तेजित हुआ, लेकिन अपनी स्थिति का ज्ञान होते ही शांत हो गया और सोचने लगा, हम किस आधार पर यह दावा करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद यहाँ क्रांतिकारी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, जबकि यहाँ की सामान्य नारी आज भी दलित है, शोषित है, उपेक्षित है और पीड़ित है। शाम को उनके पति से मैंने बात की। दीदी की तबीयत कुछ खराब लगती है, अगर इजाज़त दें तो कुछ दिनों के लिए मैं उन्हें दिल्ली ले जाऊं। मेरी बात सुनते ही वे फट पड़े। ले जाओ अपनी बज्जात बहन को, मैं इसे फूटी आंखों भी देखना नहीं चाहता। साली जुबान चलाती है। तो क्या तुम्ही को भगवान ने जुबान दी है? खंबे की ओर से दीदी का स्वर सुनाई पड़ा। मैं स्तंभित सा उस ओर देखने लगा। यह आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा था उनमें। शायद बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। ज़्यादा चबर चबर की ना तो नटई पर पैर रखकर जुबान खींच लूँगा। मादर कहीं की। उनके पति क्रोध से कांपने लगे थे। जरा हाथ तो चलाकर देखो, अच्छा ना होगा। दीदी विद्रोहियों की भांति तनकर खड़ी हो गई थी। पति आगे बढ़े, लेकिन मैं बीच में आ गया और उन्हें किसी प्रकार समझाकर बाहर ले गया। वे सिर पर हाथ रखकर बैठ गए और बोले, भाई तुम इसे कल सुबह ही ले जाओ। तुमने देख लिया ना इसका रंग ढंग। अगर यह 2-4 दिन यहाँ और रही तो मैं कुछ अनर्थ कर बैठूंगा। दीदी तो पहले ही तैयार थी। बोली, अब मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती अनूप। जिंदगी भर वापस न आने की कसम खाकर जाना चाहती हूँ। अगले दिन चलते समय वे न तो पति से बोली, न ही सौतेले बेटे से। चुपचाप पिछौरी ओढ़कर निकल पड़ी घर से। दिल्ली आते ही उन्होंने आदत के मुताबिक घर का अधिकांश काम अपने सिर ओढ़ लिया। उर्मिला कुछ अस्वस्थ भी रहती थी। 7वां महीना चल रहा था उसका। दीदी सुबह नाश्ता बनाती, पम्मी को उठाती, स्कूल जाने के लिए तैयार करती और उसे बस में चढ़ाने भी जाती। फिर दोपहर उसे लेने जाती। उनका आगमन अकस्मात हुआ था, लेकिन इससे उर्मिला को बेहद राहत मिली थी। और जब उर्मिला ने बेटे को जन्म दिया तो दीदी की खुशी का पारावार न रहा। 3 दिन बाद जब उर्मिला अस्पताल से वापस घर आई, दीदी ने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। किसी के यहाँ से ढोलक भी मांग लाई थी और ढोलक पर उनके सोहर बजने लगे थे। हुए मेरी जान लो कुशबन में हुए, जोगर होती सास कौशल्या। उन्होंने उर्मिला को 4 महीने तक काम छूने नहीं दिया। कहती, तुम्हारा काम सिर्फ मुन्ने को संभालना है। पम्मी उनसे इतना हिल गई कि उनसे ही खाना खाती और उन्हीं के पास सोती। दीदी को आए लगभग 10 महीने बीत गए थे। एक दिन पत्र आया उनके सौतेले बेटे का, मेरे नाम। लिखा था, बापू सख्त बीमार हैं, हालत अच्छी नहीं है। दीदी उस समय पम्मी के साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रही थी। पत्र हाथ में देखकर पूछ बैठी, कहाँ से आया है? आपकी ससुराल से, मैंने कहा और पढ़कर उन्हें सुना दिया। सुनते ही उनके चेहरे पर उदासी की परत जम गई। बिना कुछ कहे वे किचन में चली गईं। पम्मी उनके पीछे पीछे जा पहुंची। बुआ आप मुझसे नाराज हो गई? नहीं बेटे तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद वे वापस आईं तो मुझे लगा कि जैसे वे किचन में कुछ काम करने के बहाने रोती रही हैं। रात में उन्होंने तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाकर खाना नहीं खाया। आधी रात के बाद अचानक नींद खुलने पर मुझे दीदी के कमरे से सिसकने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसे भ्रम समझकर मैं फिर सो गया। सुबह नियम पूर्वक उठकर उन्होंने पम्मी को तैयार कर स्कूल भेज दिया। उर्मिला को नाश्ता दिया और मेरा नाश्ता लेकर मेरे पास आ बैठी। मैं नाश्ता करता रहा और वे मेरे चेहरे की ओर रह रह कर देखती रहीं। क्षण भर बाद मैंने पूछ ही लिया, दीदी आप कुछ? हाँ अनूप, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ हाँ कहो ना। तुम आज रात की गाड़ी से मुझे वहाँ पहुँचा दो। क्या कह रही हैं आप? आपने तो वहाँ कभी। मैं आगे कुछ कहता इससे पहले ही वे बोली, अनूप वे हृदयहीन हैं और हो सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं अनूप। वे सारी बातें गुस्से के साथ ही खत्म हो गईं। उनकी आंखें गीली हो आई थीं। मैं विस्मित उनके चेहरे की ओर देखता ही रह गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।